नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच को देखते हैं। इकोनॉमिक्स की अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट कराए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी की क्लासेस पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। लेकिन अगर एक बार आप ठीक तरीके से थियरी को पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन ऑटोमेटिक वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको मैं अपनी खुद के द्वारा लिखी हुई हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़ने की आदत डालिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उस सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी कराई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स वहाँ पे उपलब्ध होगा। आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड पीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उन पे आपको विचार करना है। कथन ए और कथन 2, और आपको फिर चुनाव करना है कि सही कूट का चयन करिए। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए बी। तो अब देखिए, आराम से इस बात को समझिएगा कि मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और फसल के काटने के चक्र से संबंधित होता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ठीक है। अगर जो कोई आपसे ये पूछे कि मौसमी भुखमरी क्या होती है, तो मौसमी भुखमरी का मतलब ये होता है कि किसान साल के कुछ महीने में तो खेती कर पाता है, फसल का उत्पादन कर पाता है, लेकिन वही साल के कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जहाँ पे किसान फसल का उत्पादन नहीं कर पाता है। जैसे आप बिहार की बात करें तो बिहार में हर साल आप देखते हैं कि कोसी नदी आ जाती है। तो जब कोसी नदी आ जाती है, कोसी नदी पे जब उफान आ जाता है तो 6 महीने तो वहाँ के जो किसान होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन 6 महीने उनको किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पादन वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर जो आप उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं, चाहे कहीं से भी हैं, तो बहुत सारे श्रमिक ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आप चावल दे दीजिए, हमारे यहाँ चावल नहीं होता है। तो मौसमी भुखमरी फसल चक्र उपजाने और काटने चक्र से संबंधित है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और मौसमी भुखमरी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है? नहीं भैया, मौसमी भुखमरी जो होती है वो शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं ना कि जब कोई फेस्टिवल आता है तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में तेजी आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ एक समय ऐसा भी आता है कि जब कोई फेस्टिवल नहीं है या आर्थिक क्रियाएं बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था में नहीं हो रही है,
तो भी क्या होता है, मौसमी भूखमरी देखने को मिलता है और ये शहरों में भी देखने को मिलता है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, लेकिन पहली सही है, इट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी ये सही है, कथन बी गलत है। अगला, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषताओं में से एक है? स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताओं में से एक है? अब अगर जो हम लोग बात करें कि हमें स्वतंत्रता कब मिलती है, तो हम कहेंगे कि 1947 में या 1950 में। तो अगर जो मोटा मोटी बात करें 1950 के समय हमारी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, तो बताइए आप क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि हमें खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता नहीं थी, क्योंकि जैसे ही हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिला हमारी जनसंख्या बड़े पैमाने पे थी और किसानों का उतना ज्यादा बौद्धिक विकास भी नहीं था और अंग्रेज उनको फ्रीली क्या करने देते थे, उत्पादन करने भी नहीं देते थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। तो हम ये कहेंगे कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हमारी नहीं थी जब हमें आजादी मिली। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए। अब आप लोगों की रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी। पिछले कुछ दिनों से क्लास हो नहीं पा रही थी लाइव, लेकिन अब आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी, तो समय से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। अब इस प्रश्न की बात करें कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत 1999 में होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब होती है? 1999 में होती है और ये भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है। ये भारत की क्या है? सबसे लंबी सड़क परियोजना है। इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 शहर जुड़ते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चेन्नई, तो इसमें से देखिए चेन्नई भी दिया गया है, मुंबई भी दिया गया है, दिल्ली भी दिया गया है, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन किन शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली को जोड़ता है जो हमारे देश की राजधानी है, मुंबई को जोड़ता है, मुंबई जो हमारे देश की कहा जाता है कि औद्योगिक राजधानी है, कोलकाता के बारे में आपको पता ही है, और टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चेन्नई बहुत विकसित है। तो ये 4 शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ता है और ये भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और इसकी शुरुआत 1999 को होती है। अगला, कि मिश्रित आय कौन उत्पन्न करता है? खूबसूरत सा प्रश्न है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्रित आय होता क्या है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित आय कौन उत्पन्न करेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिश्रित आय का उत्तर आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? तो मिश्रित आय का मतलब क्या होता है? अगर तो आपसे कोई ये कहे कि मिश्रित आय क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि एक एक डॉक्टर है, क्या है? एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? क्लिनिक चला रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है। क्लिनिक चला रहा है। जब डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है तो डॉक्टर मरीज को देखेगा तो फीस भी लेगा, फीस भी लेगा, और साथ ही साथ डॉक्टर ही क्या करेगा? दवा भी देगा। अब तो आप देख ही रहे हैं डॉक्टर, अब जहां भी आप दिखाने जाएंगे वहां पे आप देखेंगे कि आपको दवा भी उसी हॉस्पिटल से मिल जाएगा। तो फीस भी आपको उससे डॉक्टर ले रहा है और दवा भी आपसे ले रहा है। तो एक तरफ उसकी आय फीस के रूप में प्राप्त हो रही है और दूसरी तरफ उसको आय दवा के रूप में प्राप्त हो रही है। तो यही होता है मिश्रित आय, ठीक है। अर्थात आप क्या कर रहे हैं? कई तरीके से आय को अर्जित कर रहे हैं। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? गैर कारपोरेट उद्यम में। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि मानव संसाधन विकास पर केंद्रित कौन सी
योजना थी? मानव संसाधन विकास पे केंद्रित योजना कौन सी थी? बेसिकली आपको बताना है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ बताइए क्या उत्तर आ रहा है। हम्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? 8वीं पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब से कब तक, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1992 से लेकर के 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो मूलर मॉडल पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? मूलर मॉडल पे, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, मूलर मॉडल पे आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या कहा गया कि हमें मानव संसाधन पे विकास करना है। अर्थात मानव संसाधन के विकास करने का मतलब कि जो हमारे देश की जनसंख्या है, इनमें लोगों को अच्छी शिक्षा दिया जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, अच्छा परिवहन दिया जाए, अच्छी बिजली दी जाए, ताकि लोग उत्पादकता के लिए प्रेरित हों, उत्पादन करने के लिए प्रेरित हों। तो ऑप्शन नंबर ई, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 8वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही ये लक्ष्य रखा गया था कि अब हमारे देश को मानव संसाधन का विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर ई। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय योजना में भारी उद्योग प्रथम मॉडल की समस्या नहीं थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फरीन फातिमा जी, संजय कुमार जी, रिंकू जी, मीनू यादव जी, मंजुला शर्मा जी, विकास कुमार मिश्रा जी, रुचि जी, कुश जी, राकेश जी, सुरेश जी, रितु जी, भवानी शंकर जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। वॉइस प्रॉब्लम है, अब मेरी आवाज की दिक्कत है क्या किसी को? हाँ, तो क्या उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के बारे में अगर जो बात करें? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, क्या आप सही बोल रहे हैं? तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय योजना में भारी भारी उद्योग प्रथम मॉडल की समस्या नहीं थी? तो भारी उद्योग प्रथम मॉडल की समस्या क्या नहीं थी? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, उसमें हम लोगों ने क्या कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कहा कि हमें अपने उद्योगों को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है। और इसके जो नव प्रवर्तक थे वो पीसी महालनोबिस साहब थे। इसीलिए कहा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि प्रगल्भ और पिछड़ों को पिछड़ों के संबंधों को क्या किया जाए? मजबूत बनाया जाए। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली 10 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? जैसे देखिए, मैं आप लोगों को जब एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ तो आप लोग को बताता हूँ कि जब आप कभी भी पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1970 से 80 के पहले सरकार गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित कोई योजना नहीं बनाती है, क्योंकि जब देश आजाद होता है तो सरकार को ये लगता है कि जब अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जब 1970 के बाद का दौर आता है या 1980 के बाद का दौर आता है तो सरकार देखती है कि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और गरीबी व्याप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार फिर गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजनाओं को गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित योजनाओं को चलाने लगा। उससे पहले सरकार जितनी भी योजनाएं चलाई थी उसमें सरकार कृषि के विकास के बारे में बात कर रहा था, उद्योगों के विकास के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर
क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है। हम्म। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी गलती हो रही है, बहुत सारी गलती हो रही है। जितने लोग भी बी बोलेंगे सबका उत्तर यहाँ पे ठीक ठीक होगा। समावेशी विकास की जो बात होती है वो कब होती है? वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। और फिर उच्चतर समावेशी की विकास कब की बात होती है? उच्चतर समावेशी विकास की बात कब होती है? वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। तो पहली 10 योजना में समावेशी विकास का लक्ष्य थोड़ी रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा ना। आप याद करिए, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की बात की गई थी कि हमें अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं का विकास करना है। लेकिन फिर जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है तो उसमें लक्ष्य रखा गया उच्चतर समावेशी विकास का, अर्थात अर्थव्यवस्था में हर पहलुओं का उच्च पैमाने पर विकास किया जाए। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का आधिकारिक रूप से निर्धारित कार्य नहीं है? नीति आयोग का कौन सा आधिकारिक रूप से कार्य नहीं है, आपको बेसिकली ये बताना है। क्या बोल रहे? ठीक है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या करता है, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग क्या करता है? एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। हाँ, ठीक है। और यह कार्यक्रमों के निष्पादन के मूल्यांकन और मॉनिटरिंग का भी कार्य करता है कि देश में जो चीजें चल रही हैं उसका मूल्यांकन करना और उसका मॉनिटरिंग करना भी नीति आयोग का लक्ष्य होता है। लेकिन केंद्रीकृत नियोजन जो होता है ये नीति आयोग का कार्य नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो नीति आयोग की परिकल्पना है ये केंद्रीकृत नियोजन से संबंधित नहीं है, ये विकेंद्रीकृत नीति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रीकृत विकेंद्रीकृत नीति से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है? कई बार आप लोगों को बताया हूं कि विकेंद्रीकृत नीति का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर नियोजन या नीचे से ऊपर की ओर संकेतन। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी देश में किसी उत्पाद का टैरिफ 10% हो तो इसका मतलब है कि सरकार सीमा शुल्क कितना वसूल कर रही है? बताइए भाई। और अब आप लोगों की क्लास रेगुलर लाइव होगी, ठीक है। थोड़ा कुछ कारणों की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब नए उत्साह नए एनर्जी के साथ फिर एक बार लग जाते हैं और बढ़िया से अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने हाथ में है उसको करना जरूरी है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए, ये कह रहा है कि यदि किसी देश में किसी उत्पाद का टैरिफ 10% है, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई वस्तु चीन से भारत में आ रही है, जिसे हम आपसे ये कहें कि 100 रुपए की कोई वस्तु है जो चीन से भारत में आ रही है, ठीक है। अर्थात भारत क्या कर रहा है, इसका आयात कर रहा है। 100 रुपए की वस्तु चीन से भारत में आ रही, मान लीजिए कोई खिलौना है, उस पर सरकार ने क्या कर दिया, उस पर सरकार ने 10% का टैक्स लगा दिया। सरकार ने 10% का कर लगा दिया, प्रशुल्क लगा दिया, अर्थात टैक्स लगा दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 10% कितना हो गया? 100 का 10% कितना हो गया? 100 का 10% तो 10 ही हो गया ना। तो इसका मतलब कि अब ये जो चीन की वस्तु भारत में 100 रुपए में आ रही थी, अब वो भारत के मार्केट में 110 रुपए की बिकेगी, अर्थात कीमत में कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फोकस प्रोडक्ट और फोकस मार्केट, यह दो योजनाएं किसके संदर्भ में आरंभ की गई थी? एप्लीकेशन पे भी कल से क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी, एप्लीकेशन पे भी सारी क्लासेस कल से प्रारंभ हो जाएंगी। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं, आप अपने समय से अपनी क्लास को देख सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न की बात अगर जो हम करें तो फोकस प्रोडक्ट और फोकस मार्केटिंग, यह दो योजनाएं किसके संबंध में आरंभ किया गया था? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं,
ठीक है, तो देखिए एक नई विदेशी व्यापार नीति आई थी, नई विदेशी व्यापार नीति, ये कब आया था? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि नई विदेशी व्यापार नीति कब आया था? तो ये आया था 2015 से लेकर के 2020 तक, ठीक है। और इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया कि निर्यात को बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तु को दूसरे देश में बेचने के लिए, अर्थात निर्यात प्रोत्साहन के लिए फोकस प्रोडक्ट एवं फोकस मार्केट की अवधारणा को विकसित किया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि फोकस प्रोडक्ट और फोकस मार्केट यह दो योजनाएं किससे आरंभ की गई थी? तो ये दो योजनाएं इसलिए आरंभ की गई थी ताकि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के बेच सकें, अर्थात निर्यातों को प्रोत्साहन दे सकें। और ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? जब सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति बनाया था जो 2015 से लेकर 2020 का था। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोई भारतीय निर्यातक जो 2017 में 65 रुपए प्रति डॉलर प्राप्त कर रहा था, 2018 में 60 रुपए हो गया। इस स्थिति को किस रूप में आप जानेंगे? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। बशर्ते ये है कि थोड़ा सा आराम से करिएगा, जल्दीबाजी में चीजें गलत होती हैं। थोड़ा मैं आप लोगों के कमेंट को भी देखूंगा कि आप लोग कहाँ इसको गलत कर रहे हैं। चलिए भाई बताइए मुझे पहले आप क्या बोल रहे? इजी सी बात है। बहुत धुरंधर धुरंधर गलत कर रहे हैं, बहुत बहुत धुरंधर गलत कर रहे हैं, सब गलत, कुछ बहुत लोग गलत कर रहे हैं। अरे भैया 2017 में आप मान लीजिए कि अगर जो आप $1 की कोई वस्तु को ले रहे थे, $1 की वस्तु ले रहे थे, तो आपको 65 रुपए का त्याग करना था, अर्थात $1 की वैल्यू 65 रुपए थी। लेकिन मान लीजिए कि जब 2018 आता है तो 2018 में $1 जो है वो क्या होता है, मतलब डॉलर यहाँ पे कमजोर हो रहा है, डॉलर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। $1 किसके बराबर हो जा रहा है? केवल और केवल 60 रुपए के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डॉलर की वैल्यू में गिरावट आ रही है, डॉलर कमजोर हो रहा है, मुद्रा कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। और जब डॉलर कमजोर होगा तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या बोलेंगे? रुपए का अधिमूल्यन बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब देखिए जब किसी दूसरी करेंसी के परिप्रेक्ष्य में आपकी करेंसी की के मूल्य में ह्रास होता है तब उसे अवमूल्यन कहा जाता है। लेकिन जब किसी दूसरी करेंसी के परिप्रेक्ष्य में आपकी करेंसी मजबूत होती है तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि घाटाबंदी का अर्थ क्या होता है? घाटाबंदी का मतलब क्या होता है? चलिए भाई बताइए घाटाबंदी क्या होता है? ऑप्शन नंबर घाटाबंदी, ठीक है। तो घाटाबंदी का मतलब ये होता है कि वह आदेश जो व्यापार पर प्रतिबंध डालता है, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में कि घाटाबंदी का मतलब क्या होता है। तो घाटाबंदी का मतलब ये होता है कि सरकार एक ऐसी पाबंदी लगाती है जो एक देश दूसरे सरकार एक ऐसी पाबंदी लगाती है जहां कोई देश उस सरकार से व्यापार नहीं कर पाता है। अर्थात घाटाबंदी का मतलब है ऐसा आदेश जो व्यापार पे प्रतिबंध डालता है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन योजनाओं में अपेक्षाकृत तेजी से समृद्धि हुई है? भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन योजनाओं में अपेक्षाकृत तेजी से समृद्धि हुई है? बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मजा आ रहा है आज के सेशन में, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बशर्ते पूरी क्लास को ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आएगा। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। ऑप्शन नंबर
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी विविधता आ रही है, डी 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 सभी लोग बोल रहे हैं। तो देखिए भैया, इजी सी बात है, एलपीजी मॉडल आता है 1991 में, नई औद्योगिक नीति आती है और उसमें क्या सरकार ने किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ ओपन कर दिया, खोल दिया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि व्यावसायिक सेवाओं में भी तेजी देखने को मिला, संचार सेवाओं में भी। आपने देखा है कि 1994-95 के बाद कितना तेजी से टेलीफोन और मोबाइल फोन का विकास हुआ, फिर बैंकिंग सेवाओं में भी सुधार हुआ। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, 1991 के आर्थिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव की पहचान करिए। चलिए भाई बताइए। एप्लीकेशन पे कल से लाइव क्लास होगी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक। तो हम्म ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो देखिए, इजी सी बात है, 1991 में जब नई आर्थिक सुधार की नीति आती है, तो उसमें हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ खोल देते हैं। अर्थात अब पूरी दुनिया हमारे पास आएगी और वो हमें वस्तुओं का निर्यात करेगी, और हम भी अब पूरी दुनिया के पास जाएंगे और हम अपने वस्तु का निर्यात उनको करेंगे। तो कौन सा इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सी, कि एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा बाजार में शिफ्ट हो जाना, सभी लोग का उत्तर ठीक है। जैसे हम लोगों ने जब 1991 के पहले हमारी अर्थव्यवस्था खुली नहीं थी, हम बहुत ज्यादा किसी से व्यापार नहीं करते थे, तो लिमिटेड उत्पादक थे, और जब लिमिटेड उत्पादक थे तो एकाधिकार की स्थिति बन जाती थी। तो भैया, जब एकाधिकार की स्थिति बन जाएगी तो जो एकाधिकारी होगा वो अपने उच्चतम मूल्य को वसूलने का प्रयास करेगा। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था खुल गई तो विदेशी कंपनियां भी आने लगी, विदेशी वस्तुएं भी आने लगी, तो फिर पूर्ण प्रतियोगिता हो गया, और जब पूर्ण प्रतियोगिता हो गया तो इससे क्या हुआ, उपभोक्ता को मुनाफा मिला, अर्थात एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा बाजार में चीजें क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव नहीं माना जाता है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फिर वही बात होगी। क्या उत्तर आ रहा है? हम्म तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ये कह रहा है कि कौन सा सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। जब एलपीजी मॉडल आया तो उसके पीछे सकारात्मक प्रभाव कौन सा देखने को नहीं मिला। तो अब देखिए, जब पेपर में बैठिएगा तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके दिमाग में मतलब चलने चाहिए, आपके दिमाग में आने चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये प्रश्न आपको नहीं आता है, तो आप थोड़ा गेस करिए कि क्या हो सकता है। तो भैया, जब एलपीजी मॉडल आपने पढ़ा है तो आप ये बात तो जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या हो गया, विस्तृत भूमिका हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां विदेशों से भारत में आने लगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अर्थात ये तो उत्तर होगा ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट रॉन्ग आंसर। और बढ़ा हुआ विदेशी मुद्रा भंडार, बिल्कुल ठीक है, जब हम निर्यात को बढ़ाते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है, तो बात तो ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि जब हम निर्यात बढ़ाएंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार में तो वृद्धि ही होगी, और अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर देखा गया। ये भी तो बात हम लोग बार बार करते हैं कि एक समय ऐसा था 1991 के समय कि जब हमारी देश ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि हमारे पास केवल और केवल इतना पैसा था कि हम सुचारू रूप से दो सप्ताह तक अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से चला पाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में कमान मनमोहन सिंह जी के पास जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाती है। तो बात तो ये भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में घाटे पर नियंत्रण किया गया, ये आप नहीं कर सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, तो देखिए पेपर में जब बैठिएगा ना तो थोड़ा इस तरीके से भी चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हूबहू एक ही तरीके से चीज़ें आ जाए। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हूबहू आ जाए, हूबहू तो ठीक है मिलता ही रहता है, क्वेश्चन कहाँ कहीं दूसरी जगह से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा दिया जाता है, लेकिन प्रश्न होते हैं बहुत आसान। तो बिल्कुल आराम से ईमानदारी से करेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पे चीजें सही होने वाली है। अगला प्रश्न है कि 1991 में भारत द्वारा बाहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार उपाय लागू नहीं हुआ? अच्छा सा प्रश्न है, क्या उत्तर आ रहा है? तो अब यहाँ पे आपको याद आनी चाहिए कि 1991 का समय है, 1991 का समय है, और 1991 में क्या होता है, क्या होता है? अवमूल्यन होता है। 1991 में क्या होता है? अवमूल्यन होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि 2 चरणों में 23% हुआ था, ये बात गलत है। ये 23% नहीं था, ये था 18% के आसपास। कितना था? 18% के आसपास, 18%। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। फिर आप थोड़ा अपना रिकॉल कर लीजिए मेमोरी कि अवमूल्यन क्या होता है। तो अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि आप अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं, और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कमजोर हो जाता है तो इससे आपके निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं, और अमूमन भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए एक देश अवमूल्यन का सहारा लेता है। भारत में अभी तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है अभी तक, 1949 में, 1966 में और 1991 में। 3 बार भारत में रुपए का अवमूल्यन हुआ है, और तीसरी बार जो हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था और लगभग 18% हुआ था। अगला प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण किसके द्वारा शुरू किया गया? बताइए भाई, ये भी खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? नरसिम्हन साहब के समय में हुई थी, पीवी नरसिम्हन राव के समय में हुई थी। और इसमें इन्होंने, हाँ क्या हुआ, ठीक है, तो यहीं पे क्या हुआ था कि एलपीजी मॉडल चला था, एलपीजी मॉडल चला था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हन राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन था उस समय, कोई बताएगा? वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कहां स्थापित हुआ था? कि निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कहां स्थापित हुआ था? चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर लीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई कह रहा है सर जी पीसीएस का पेपर, पीसीएस पढ़े कभी? पीसीएस के बारे में पढ़े? अब पीसीएस में ऐसा प्रश्न नहीं आता है। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ये सब टीचिंग एग्जाम के प्रश्न है, जो आप पेपर जब प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सारे प्रश्न अलग अलग टीचिंग की परीक्षाओं में ही पूछे गए। क्या उत्तर आ रहा है? देखिए कुछ ऐसा मत बोला करिए ना कि जिससे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि सारे बच्चे आपके इतना समझदार नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्लाइंडली कोई कुछ भी कह देता है तो उसको सोचते हैं कि वो सही है। तो कभी भी आप क्लास में रहिए, चाहे कोई भी है, तो यार आप लोग ऐसी बात ना करिए जिससे किसी और को दिक्कत हो जाए, कोई अपने दिमाग में इस तरह इल्यूजन बना ले, है ना। मेरे द्वारा जितना भी कराया जा रहा है एप्लीकेशन और यूट्यूब पे, दोनों जगह ईमानदारी से, अगर आप मेरी 100 से 150 क्लास यूट्यूब वाली और अगर जो 200 क्लास एप्लीकेशन पे देख लेंगे, आप पेपर दे के आइएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं।
इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है जिसे मैं छोड़ दूं, सारी चीजें कराता हूँ, बशर्ते ईमानदारी से पढ़िए, दिमाग में बिना किसी कंफ्यूजन और भ्रांति को क्रिएट किए हुए। क्या क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कांडला में है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कहाँ पे स्थापित है, तो वो स्थापित है कांडला में। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था 1965 में। कब स्थापित हुआ था? 1965 में स्थापित हुआ था। और जो, हाँ क्या हुआ, जो ईपीजेड मॉडल था, अब इसीलिए बोलता हूँ थियरी जरूर एप्लीकेशन पे पढ़ा करिए, तो जो ईपीजेड मॉडल था उसी की कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र लाया गया था। कब लाया गया था इसको? कब लाया गया था? ये लाया गया था 2000 में। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, कि भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया, कब गठन किया गया? हाँ, भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? ठीक, एक प्रश्न पूछा था कि भारत में सबसे पहले जो विनिवेश आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। और कोई? तो 1996 में भारत सरकार ने औद्योगिक मंत्रालय के तहत एक विनिवेश आयोग की स्थापना की। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? कोई बताया नहीं अभी तक कमेंट करके, कोई नहीं बताया। तो वो थे जीवी रामकृष्ण, जीवी रामकृष्ण। ठीक है, सो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं 1996, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा लोगों की नौकरी पाने एवं उद्यमशील बनाने के उद्देश्य से इनमें क्षमताओं का विकास करने के लिए जिस मिशन की शुरुआत की गई थी वो कौन था? बताइए, खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आप? सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं? विविधता है, आज विविधता बहुत है, आराम से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने अभी, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम स्किल इंडिया का विकास करेंगे और इसके अंतर्गत लोगों को हम ये सिखाएंगे कि लोग किस तरीके से रोजगार का सृजन कर सकते हैं, इसके लिए लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार द्वारा लोगों के नौकरी पाने एवं उद्यमशील बनने के उद्देश्य से उसमें क्षमताओं का विकास करने के लिए जिस मिशन की शुरुआत की गई वो था कौशल भारत अर्थात स्किल इंडिया। अगला प्रश्न, कि NHFS स्टैंड फॉर, मतलब NHFS का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है। बताइए भाई, मजा आएगा। लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो NHFS का पूर्ण नाम क्या है? तो पूर्ण नाम है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे
अर्थात जो NHFS है, इसका पूरा नाम है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। और ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, अब इसका कार्य भी तो आपको जानना होगा ना, कार्य जानना जरूरी है। तो कार्य क्या कहा इन्होंने, इनका कार्य क्या है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या अन्य जो भी स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं हैं उनको ये डाटा उपलब्ध कराता है, उसको ये क्या करता है, डाटा उपलब्ध कराता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि एक प्रमुख वित्तीय अंतर्वेशन पहल स्वाभिमान को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया भाई, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान से रखिएगा, चलिए पहले आप उत्तर करिए। अब एक दो बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार आपके सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब ये प्रश्न आते हैं तो पूरा दिमाग को कंसंट्रेट करके आराम से प्रश्न को समझना चाहिए। चलिए तो देखिए क्या उत्तर आ रहा है कि एक प्रमुख वित्तीय अंतर्वेशन पहल स्वाभिमान को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया, तो जो स्वाभिमान पहल है इसकी शुरुआत होती है 2011 में। 2011 में स्वाभिमान पहल की शुरुआत होती है और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। 2011 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, और उन्होंने ही ये स्वाभिमान पहल की शुरुआत की। और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन स्वाभिमान या पहल स्वाभिमान क्या है, तो ये इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने 2011 में किया था और इसको चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाए। बाद में जब मोदी जी आते हैं तो फिर दूसरी योजना लेकर के आते हैं, लेकिन ये बात पहले किसने की थी, मनमोहन सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात NDB का मुख्यालय कहाँ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट, द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड एट, कहां पे है भाई, तो देखिए एक पहला प्रश्न आप लोगों से यहां से पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। और इसे पहले, हाँ क्या हुआ, हाँ ठीक है, और इसे पहले हम किस नाम से जानते हैं, इसे पहले हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। इसे क्या जाना जाता था, पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चीन संघाई में। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उस सहकारी समिति का नाम बताइए जो सरकार द्वारा नियंत्रित दर पर दूध और सब्जी उपलब्ध कराती है। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट कराए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, थियरी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है तब तक आप बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक क्रम होता है, उस क्रम से आपको इकोनॉमिक्स को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कूद कूद के पढ़ते हैं। अगर जो आपने पहले मांग को नहीं पढ़ा, आपने अगर जो बाजार को नहीं पढ़ा, आपने अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा को नहीं पढ़ा, तो आप ऑटोमेटिक समुत्पाद वक्र पढ़ने जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगी।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एप्लीकेशन पे आपको पूरी डिटेल में एक क्रम से थियरी पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस के अनुसार। एप्लीकेशन पे आराम आराम से मुझे फॉलो करते रहिए, वहाँ पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। आपको नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, गलती को पहचानिए, उसमें सुधार करिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट वहां से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं क्या, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए कि अमूल में मदर डेयरी चलता है, सॉरी दिल्ली में क्या चलता है? मदर डेयरी चलता है। और हाँ, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध व सब्जियां उपलब्ध कराती है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उस सहकारी समिति का नाम बताइए जो सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दर पे दूध और सब्जी उपलब्ध कराती है। तो वो है मदर डेयरी। और मदर डेयरी कहाँ पे है? ये है आपकी दिल्ली में। और ये क्या करता है? दिल्ली सरकार की सहायता से दिल्ली के लोगों को ये सस्ते कीमतों पर सब्जी और दूध उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगला है कि आर्क पद्धति का उपयोग किसके मापन में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। और आर्क पद्धति का अगर जो फार्मूला आप मुझे बता देंगे तो मुझे भी बहुत मजा आ जाएगा। चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर, जिसे हम लोग चाप पद्धति भी बोलते हैं। आर्क पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? चाप पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, डी बी डी बी डी, क्या उत्तर आ रहा है? ध्यान रखिएगा कि चाप पद्धति या आर्क पद्धति का मतलब ये होता है, या चाप पद्धति या आर्क पद्धति का उपयोग किसी मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच मूल्य सापेक्षता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका तो पहले देख लेते हैं। तो पहले इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा कि किसी मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच मूल्य सापेक्षता को दर्शाता है। और इसका फार्मूला भी पूछा जाता है आप लोगों से पेपर में। तो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपान P1 प्लस P2 अपान Q1 प्लस Q2। है कि नहीं? समझ में आई? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है कि न्यू किन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थिर कीमतों का कारण नहीं बनता है? क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो इकोनॉमिक्स को आप समझना शुरू कर दें तो इसमें एक अपनी अलग खुशी है, आनंद है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? आप इकोनॉमिक्स पढ़िए और अगर जो बढ़िया से आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपको लगता है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ये स्पिरिट रोज बनाए रखिए। बहुत सारे बच्चे क्या है, 10 दिन में एक बार पढ़े, एक दिन खूब पढ़े, 12 घंटा पढ़े, 22 घंटा पढ़े, और फिर 10 दिन के लिए सोए पड़े, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। तो फिर क्या होगा? तब नहीं पढ़ाई हो पाएगी। पढ़ाई तब होगी। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक फसल है। जिस तरीके से किसान पूरे वर्ष भर अपने फसलों को सींचता है ना, उसी तरीके से आपको भी पूरे वर्ष भर अपनी पढ़ाई को सींचना पड़ेगा। और अगर जो थोड़ा भी इधर उधर हुआ, थोड़े कीट लग गए या बारिश हो गई या सूखा पड़ गया या लापरवाही हो गई तो सारी फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो लापरवाही नहीं करना है ना? लापरवाही नहीं करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 20 घंटे पढ़िए, आप थोड़ा ही पढ़िए। आप कम से कम मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे 1-1.5 घंटे फॉलो कर लीजिए, 1-1.5 घंटे आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो कर लीजिए, 3-3.5 घंटे आप फॉलो कर लीजिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा की बहुत जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। क्या उत्तर आ रहा है भाई? लेकिन
रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़िए कम से कम। बाकी ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना तो पढ़िए, लेकिन प्रयास करिए कि 365 दिन में कम से कम 360 दिन आपको 4 घंटा रेगुलर पढ़ना है, कम से कम 4 घंटा रेगुलर। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना, तो डी जितने लोग भी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। न्यू किन्सियन अर्थशास्त्री के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थिर कीमतों का कारण नहीं बनता है? तो अगर जो अब नई क्लासिकल दृष्टिकोण आप देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नई किन्सियन आर्थिक दृष्टिकोण से उपभोग व्यय के कारण क्या हुआ? हाँ, ध्यान से सुनिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। नई किन्सियन आर्थिक दृष्टिकोण से उपभोग व्यय नियत कीमत का कारण नहीं होता है, ठीक है। जबकि समन्वय विफलता, मीनू लागत और समग्र मांग की बात न्यू किन्सियन अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो समग्र मांग की बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं कि कौन सा कारण नहीं बनता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उपभोग व्यय, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा बचत करने के लिए सीमांत बचत प्रवृत्ति को जोड़ा जाता है तो ये क्या देता है भाई बताइए? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कोई कह रहा है कि सर जी हमको बहुत नींद आती है, पढ़ने को पढ़ाई नहीं हो पा रही। 2-3 दिन का समय लेके खूब सो लीजिए जितना मन करे, जब पूरी नींद खत्म पूरी हो जाएगी फिर पढ़िएगा। और क्या, सोल्यूशन तो यही है। खूब 2-3 दिन सोइए आराम से, दुनिया से कोई मतलब ना हो। उसके बाद जब लगे कि अब नींद पूरी हो गई तो फिर बैठ के पढ़िए। और क्या, आसान सी है, बहुत इजी सी बात है कि जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बचत करने के लिए सीमांत बचत प्रवृत्ति को जोड़ा जाता है तो वह क्या देता है? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोलेंगे कि 1 के बराबर होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब यहाँ पे आपको गहराई से एमपीसी के बारे में पता होगा। एमपीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, गहराई से नहीं पता है तो जाके थियरी पढ़िए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है यह आय के प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है। मैंने कितनी बार आप लोगों को ये बात बताई थी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी जो है यह आय के प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है। और इसे हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा वाई अपान डेल्टा सी से लिखते हैं। तो जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा बचत करने के लिए सीमांत बचत प्रवृत्ति को जोड़ा जाएगा तो इसका मान क्या होगा? इकाई के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इसके लिए देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थियरी आपको जाननी होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर हमको लगता है कि यार अगर जो मैं पढ़ाऊं और आपको समझ ना आए तो फिर मैं किस बात का टीचर हूं। तो अगर जो इस बात को भी आप ध्यान में लेकर के आ जाएंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। और एक ही बात को मैं बार बार रोज रोज बताऊंगा तो जो हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे कि गुरुजी रोज एक के बतिया बताते हैं, है ना। तो आप मुझे कंटिन्यूअसली पढ़ते रहा करिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो रेगुलर आते रहते हैं। अगला क्या उत्तर आ रहा है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि निम्नलिखित में से किस बाजार में आपूर्ति वक्र नहीं पाया जाता है? आप जैसे बहुत सारे टर्म होते हैं जो मुझे बताने का मन करता है, लेकिन अगर सब बताने लगूं तो एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा। प्रैक्टिस भी करानी, और हमारा ये रहता है कि अगर जो मैं एक सेशन आपका ले रहा हूं तो आपने पूरी जिंदगी में जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो सारी इकोनॉमिक्स आपकी रिवाइज्ड हो जाए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी,
तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है, और ये क्या करता है कि ये कम वस्तु का उत्पादन करके अधिक कीमतों को वसूलने का प्रयास करता है। तो आपूर्ति वक्र पर किस बाजार में आपूर्ति वक्र नहीं पाया जाता है? तो एकाधिकार में, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है और वो अपनी मर्जी के अनुसार वस्तु की पूर्ति को कम या ज्यादा कर सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है, बताइए। अब फिर आपको पता होना चाहिए कि सर जी शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगी बाजार, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है या शुद्ध प्रतियोगिता क्या होता है? तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे बहुत सारे क्रेता हो, बहुत सारे विक्रेता हो, समरूप वस्तु का उत्पादन हो, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान हो, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण हो, किसी एक उत्पादक या किसी एक उपभोक्ता के द्वारा बाजार में कीमतों में परिवर्तन न हो। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है स्टॉक बाजार में। स्टॉक बाजार में आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म उस बिंदु तक श्रम को ले आएगी जहां श्रम की सीमांत आगम उत्पाद। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। रोज क्लास होती है शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूं, तो रोज क्लास होती है, आप समय से क्लास को ज्वाइन किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो इजी सी बात है, अभी मैं आपको बता रहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक फर्म कीमत को निर्धारित नहीं कर पाती है, कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। तो सीमांत आगम उत्पाद कहाँ होगा? फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु के कीमत के समान होगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो श्रमिक होंगे उनको पता होगा कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे श्रम का शोषण देखने को नहीं मिलता है और श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सी बातें ठीक नहीं है, आपको बेसिकली ये बतानी। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है? तो अब पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में आपको तीन बातें, खास करके तीन नहीं 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर जो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको 4 बातें आपके दिमाग में तेजी से घूमनी चाहिए कि सर जी 4 बातें वो कौन कौन सी है। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पी होता है अर्थात जो कीमत होता है वो किसके बराबर होता है? वो ए आर के बराबर होता है। ए आर के बराबर होता है। और ए आर किसके बराबर होता है? ए आर जो बराबर होता है वो एम आर के बराबर होता है। पी क्या होता है? कीमत होता है। ए आर क्या होता है? औसत आगम होता है। और एम आर क्या होता है? सीमांत आगम होता है। ये औसत आगम जो होता है वो कीमत के बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या है? एम आर क्या है? एम आर जो है वो सीमांत आगम है। फिर आपको एक बात और यहाँ पे, पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए, दूसरी बात आपको यहाँ पे एक और समझ में आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि कीमत रेखा अर्थात जो ए आर होता है या जो एम आर होता है ये पूर्णतया लोचदार होता है, जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है, और इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है। तो ये बात दूसरी हो गई कि ये क्या होता है? एक्स अक्ष के समानांतर होता है। एक्स अक्ष के समानांतर होता है। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया। तीसरा, कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित होता है। और चौथा, संतुलन अवस्था में, जब बाजार में संतुलन होता है तो मांग व पूर्ति क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि औसत आगम कीमत से अधिक होता है। नहीं भैया, कीमत से अधिक नहीं होता है, कीमत के बराबर होता है।
P इज इक्वल टू क्या होता है, AR के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पाद उपज की मांग, थोड़ा सा आप लोग इस प्रश्न को करिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, प्रश्न को करिए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, मजा आ रहा है? ज्ञान का आनंद अगर जो आपने जिंदगी में उठाना प्रारंभ कर दिया तो इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है ना? पढ़ते लिखते। क्या उत्तर आ रहा है भाई? जिस दिन ये कापी पेन छूटेगा ना आपको, उस दिन आपको लगेगा कि जिंदगी में सब कुछ छूट गया। अगर जो आप लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं और आप धीरे धीरे आदती हो चुके हैं सीखने का, समझाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, और जब ये कापी पेन छूटता है तो फिर लगेगा कि यार जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, काम ही कोई नहीं है। चलिए, लेकिन नौकरी लेना जरूरी है, नौकरी ले लेंगे तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाएंगे और क्या। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगी उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पाद उपज की मांग क्या होती है। तो अभी मैं आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। तो अगर जो कोई एक फर्म चाहे कि कीमत को निर्धारित कर दे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी, बच्चों वाली बात है। अगला, कोनेदार मांग वक्र किसकी विशेषता है? ठीक है, अब रेगुलर क्लास होगी, अब रेगुलर क्लास होगी, परेशान ना होइएगा। ठीक, कोनेदार मांग वक्र किसकी विशेषता है? अब अगर जो आप पढ़े होंगे अल्पाधिकार को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अल्पाधिकार क्या होता है? तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता, सॉरी सॉरी, पूर्ण प्रतियोगिता बोल रहा हूँ, सॉरी, सुन लीजिए, अब आराम सुनिए। अल्पाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं। और अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। और कार्टेल क्या होता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है और कार्टेल ही निर्धारित करता है कि वस्तु की कीमत क्या होगी। और कार्टेल अपने वस्तु की कीमत को कम से कम रखता है ताकि नई फर्म की एंट्री उद्योग में न हो सके। और इसी संदर्भ में कोनेदार मांग वक्र की बात जो किया था वो किसने किया था? पाल स्वीजी साहब ने किया। पाल स्वीजी ने किया था। और पाल स्वीजी ने क्या बताया था? पाल स्वीजी ने बताया था कि जो ऊपर वाला वक्र होगा वो लोचदार होगा, ऊपर वाला वक्र लोचदार होगा और नीचे वाला वक्र क्या होगा? बेलोचदार होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों के पेपर में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ठीक। ए बी, ए बी, जितने लोग भी डी बोलेंगे क्या ठीक बोलेंगे? डी ठीक बोल रहे हैं? डी वाले जितने भी एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाई। जो डी बोल रहा है वो अच्छा पढ़ रहा है। देखिए, अल्पकाल में एकाधिकारी
एवं एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा दोनों अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, अब एकाधिकार क्या होता है? तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अकेला विक्रेता होता है। यहाँ पे क्या होता है? अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार ये दूसरा है, दोनों एक नहीं होता है, ये अलग है और ये अलग है। बहुत सारे बच्चों को लगता है तो एकाधिकार क्या होता है? तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अकेला विक्रेता होता है, जिसे हम लोग रेलवे की बात करते हैं। लेकिन वहीं एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है या निकट स्थापन वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि कीमत सीमांत आगम से अधिक होता है, नहीं भैया, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या पूछ रहा है कि अल्पाधिकार में एकाधिकारी एवं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा दोनों अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कीमत सीमांत आगम से अधिक होगा, क्योंकि जो एकाधिकारी होता है ना, वो हमेशा ये चाहेगा कि कम उत्पादन लागत लगा करके अधिक मूल्य पर वस्तुओं को बेच करके लाभ के मार्जिन को अधिक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? कौन सा कथन सही है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दिया करिए। क्या उत्तर आया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म समान वस्तुओं का उत्पादन करती है। अभी तो मैं आपको कितनी 100 बार ये बात बोलूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। एक कोई व्यक्तिगत फर्म चाह करके भी कीमत में कोई परिवर्तन बाजार में कर नहीं पाएगी। फिर एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में थोड़ी सी भिन्न वस्तु का उत्पादन होता है। अभी तो मैंने बताया कि थोड़ी सी भिन्न होती है, जो वस्तु का उत्पादन होता है वो बिल्कुल समरूप नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। अगला, कि द्विपक्षीय एकाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विपक्षीय एकाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई, बताइए। मीनू यादव जी, रितु चौहान जी, संजय जी, भवानी शंकर जी, विकास कुमार मिश्रा जी, फरीन फातिमा जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, सर्वेश कुमार जी, सरिता जी, गोलू राज जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्या बोल रही? क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक, ए बी डी क्या बोल रहे हैं? चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं पहले इसको। द्विपक्षीय एकाधिकार के संदर्भ में कौन सी बातें सही है? द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब ये होता है कि ऐसी स्थिति जहां एक विक्रेता और एक क्रेता, एक विक्रेता व एक क्रेता, एक विक्रेता व एक क्रेता। तो द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पे बेचने वाला भी एक हो और खरीदने वाला भी एक हो। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती है? तो एक ही वस्तु है जिसकी कोई भी निकट स्थापन जिसका कोई भी निकट स्थापन नहीं है। एकाधिकारी हमेशा अकेला उत्पादक या विक्रेता होगा। ठीक है, और एकाधिकारी और क्रेताधिकारी दोनों को अपने अपने निजी लाभों को अधिकतम करने की स्वतंत्रता भी होगी।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल क्या ठीक होगा। चलिए देखते हैं। बाजार संरचना जहां पर उत्पादन के लिए एक विक्रेता और एक खरीदार हो, द्विपक्षीय एकाधिकार के साथ बाजार मूल्य और उत्पादन अनिश्चित होते हैं, बात सही है। और उत्पादन की कीमत और मात्रा मोल भाव से तय हो सकती है क्योंकि एक विक्रेता और एक ही क्रेता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स शब्द दर्शाता है। ग्रीन शूट क्या होता है भाई बताइए, ग्रीन शूट क्या होता है? क्या उत्तर आ रहा है? ग्रीन शूटर्स का मतलब ये होता है, ग्रीन शूटर्स का मतलब ये होता है कि मंदी के समय में आर्थिक सुधार के संकेत या मंदी के दौरान आर्थिक सुधार के संकेत, मंदी के समय आर्थिक सुधार के संकेत। ठीक है, तो ग्रीन शूटर शब्द दर्शाता है मंदी के समय आर्थिक सुधार के संकेत को। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार मंदी के दौरान आर्थिक सुधारों के लिए संकेत देता है और गिरती अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के विकास की ओर संकेत। सो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी होगा। तो जितने लोग भी केवल और केवल बी बोल रहे हैं, केवल और केवल बी अर्थात ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, मूल्य भेदभाव को किस स्थिति में व्यक्तिगत कहा जाता है? मूल्य भेदभाव को किस स्थिति में व्यक्तिगत कहा जाता है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब यहाँ पे अगर जो आपने श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भाई पढ़िए। ठीक है, मूल्य विभेद की बात कौन किया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। और उन्होंने कहा था कि मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है, तो किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही मूल्य विभेदीकरण कहलाता है। तो मूल्य भेदभाव उस स्थिति में व्यक्तिगत कहा जाएगा जब अलग अलग लोगों से अलग अलग मूल्य वसूल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बाजार संकेतन की अवधारणा सर्वप्रथम विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? बाजार संकेतन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। आराम से क्या उत्तर आ रहा है? बच्चों वाला प्रश्न है ये, छोटा सा बच्चा बताएगा इस प्रश्न को। याद रखिएगा कि बाजार संकेतन की अवधारणा को विकसित करने का कार्य माइकल स्पेस को जाता है। किसको जाता है? माइकल स्पेस को। और इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने क्या कहा कि जहां क्रेता एवं विक्रेता कम सूचना वाले दूसरे पक्ष को बाजार में व्यापार में अपने उत्पादन की सूचना में वृद्धि के लिए संकेत देते हैं, उसे ही बाजार संकेतन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में क्या समानता है? अभी तो किया गया था इस प्रश्न, चलिए बताइए। तो इसको अभी तो किया गया था, कोई गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई गलत कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार में क्या समानता है? तो बड़ी फर्मों की संख्या तो होती नहीं है, ये तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। नीचे की ओर झुका हुआ मांग वक्र होता है, ये बात बिल्कुल आपकी सही। मांग वक्र ऐसा ही तो होता है ना, मांग वक्र ऐसा ही तो होता है ना। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए आर होता है और यहाँ पे एम आर होता है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर
क्या बोल रहे हैं? केवल 2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला, अगला कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और पूर्ति की कीमत लोग 1.5 के समान हो तो पूर्ति की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? फार्मूला पता है कि भूल गए? पूर्ति पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो वस्तु में अनुपातिक परिवर्तन अपान मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। वस्तु में अनुपातिक परिवर्तन अपान मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, यही तो फार्मूला होता है ना। फार्मूले में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो वस्तु में अनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है? तो 20% की वृद्धि हो रही है और पूर्ति की लोच कितना है? 1.5 है। ये कितना है? 20% की वृद्धि हो रही है और ये कितना है? कीमत लोच है 1.5। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 30% आ जाएगा ना। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी 30% की वृद्धि होगी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला है कि यदि संतुलित कीमत अधिकतम निर्धारित सीमा कीमत से अधिक है तो बाजार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है। अब देखिए, इजी सी बात है, कीमत का संतुलन है। अब कीमत संतुलन है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर है, ठीक है, अर्थात बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। तो अगर संतुलित कीमत अधिकतम निर्धारित कीमत से अधिक है तो अब मान लीजिए कि अब क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमतें महंगी हो रही हैं। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब कि मांग ज्यादा हो रहा है और पूर्ति कम हो रहा है। तो मांग ज्यादा हो रहा है और पूर्ति कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यही तो प्रभाव पड़ेगा ना कि अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न हो रहा है, मांग का आधिक्य उत्पन्न हो रहा है। अगला, इस स्वतंत्र बाजार शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र बाजार बाजार शब्द का क्या अर्थ है? और रोज क्लास होती है, अब आप लोग समय से क्लास में जुड़ जाया करिए। क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, स्वतंत्र बाजार का मतलब ये होता है, पहले आप करिए, ठीक है। तो एक ऐसा बाजार जहां मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर वस्तु की कीमतों का निर्धारण होता है, ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। और मुक्त बाजार में सरकार के प्रतिबंधों के बिना चीजें उपलब्ध होती हैं। बात तो ये भी ठीक है कि मुक्त बाजार जब होगा तो इसमें सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रश्नों को थोड़ा तोड़ करके भी पढ़िएगा पेपर में, है ना। प्रश्नों में जो प्रश्न देता है उसके शब्दों को थोड़ा तोड़िएगा भी, क्योंकि शब्दों को तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पिगुबियन सब्सिडी के संदर्भ में सही है? पिगुबियन सब्सिडी क्या होता है आपको बताना है। तो पिगुबियन सब्सिडी उत्पादन को सामाजिक रूप से इष्टतम स्तर पर लेकर के जाता है। और पिगुबियन सब्सिडी क्या होता है? तो उपभोक्ता को सामाजिक रूप से लाभकारी उत्पादों के लिए भुगतान करने और बढ़ते हुए उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करने वाली सब्सिडी को ही पिगुबियन सब्सिडी बोला जाता है। तो क्या उत्तर आ रहा है? यह पिगुबियन टैक्स के समान है। नहीं भैया, ये टैक्स के समान नहीं है, ये टैक्स थोड़ी होता है। यह उत्पादन को सामाजिक रूप से इष्टतम स्तर पर ले जाता है, वही तो बात बता रहा था। तो केवल और केवल, एक सेकेंड, 2 होना चाहिए ना इसमें, आप ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। कि जितने ए कर रहे हैं, आपको सब्सिडी और टैक्स में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, सब्सिडी और टैक्स में अंतर नहीं समझ में आता है? ऑप्शन नंबर ए क्यों बोल रहे हो भाई? सी बोलिए। अब कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए
और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। एक बार एक क्रम से अगर जो आप थियरी को पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके ऑटोमेटिक स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर जब आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में स्टेट। उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड पीजीटी, झारखंड में जेट की भी परीक्षा के लिए आपको बैच मिल जाएगा। आपको DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। कल मिलते हैं एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।